Right. Assalamu alaikum everyone. My name is Syed Fasudin and हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कोर्स के अंदर हैं। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के पढ़ रहे हैं। आज की स्लाइड्स के अंदर मैंने हेल्प बहुत ज़्यादा इस बुक से ली है, और सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बॉब ह्यूगिस एंड माइक कॉर्टेल की ये बुक है, फिफ्थ एडिशन। सो मैंने इसको साथ साथ एट्रीब्यूट कर दिया। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो ये स्टडी करना है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजर एक्चुअली करता क्या है। इससे पहले हमने ये देखा कि प्रोजेक्ट क्या होता है, इसका स्टार्ट क्या किस तरीके से कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, एंड होता है, और इसके गोल्स क्या होते हैं। और हम इसको कंपेयर भी कर सकते हैं कि हमारे एवरीडे वर्क के अंदर दूसरे गोल्स किस तरीके से होते हैं। मैं आज उन तमाम चीज़ों को रिपीट करूंगा, और उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को फिर बिल्डअप करते हुए आज की इस फ्रेमवर्क को यूज करते हुए कि व्हाट व्हाई एंड हाउ आगे इसको बिल्डअप करूंगा। सो जब भी हम कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं, हमें ये पता होना चाहिए कि हम कोई चीज़ क्यों पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, और इसका क्या फ़ायदा होने वाला है। सो अगर ये चीज़ें क्लियर ना हो तो उस सब्जेक्ट के अंदर, उस टॉपिक के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं बनता। और जो भी चीज़ हम लोग देख रहे हैं, कोई टॉपिक देख रहे हैं, और अगर हमें ये तीन क्वेश्चंस क्लियर ना हो कि वो चीज़ क्या है, वो चीज़ क्यों है, उसकी ज़रूरत क्या आन पड़ी कि हम इस मेथोडोलॉजी को अप्लाई कर रहे हैं और कैसे अप्लाई कर रहे हैं, तो तब तक वो चीज़ हमें फुली अंडरस्टैंड नहीं होती। इसी फ्रेमवर्क को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है, और ये मैं सवाल आप लोगों से पूछता हूँ कि आप लोग मुझे बताएं कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है। व्हाट डू यू थिंक इज द सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? माइक ओपन कर सकते हैं? जी। हेलो। जी जी सर हसनैन। हेलो। जी सर हसनैन, आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये है कि हम क्लाइंट के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करें। फॉर एग्जांपल अगर हम एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, अगर तो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, एक तो होता है प्रोजेक्ट मैनेजर कि जो टीम को लीड करता है, ठीक है, वो प्रोजेक्ट असाइन करता है डिफरेंट जो डेवलपर्स को। हम्म। तो एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजमेंट ये है कि जो सा ना उस सॉफ्टवेयर के जो सा प्रोजेक्ट को जो सा वो सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट है उसको मैनेजमेंट करना ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक हो गया। मैम अलीशा, आपका हैंड रेज है। मैनेजमेंट ऐसे है कि स्टार्ट टू एंड उसको कंप्लीट देखना कि वो प्रॉपरली काम हो रहा है उस पे। उसके हर जो लाइफ साइकिल है, जैसे डेवलपमेंट फेज, डिजाइनिंग फेज, वो सारा प्रॉपरली हो रहा है कंप्लीट या नहीं। बिल्कुल। एंड हाउ डू यू थिंक इट इज डिफरेंट फ्रॉम द ऑर्डिनरी प्रोजेक्ट्स? सॉफ्टवेयर की फील्ड से अलग अगर सिर्फ हम लोग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को देखें, तो व्हाट कुड बी द डिफरेंस? कोई भी काम हो, हमने उसकी डेडलाइन सेट की होती है कि उसको इतने टाइम में कंप्लीट करना है। तो जिस तरह हम एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, तो हम उसकी प्रॉपर प्लानिंग करते हैं कि हम इतने डेज में ये करेंगे। उसकी डेडलाइन सेट की होती है। तो इसी तरह जो प्रोजेक्ट होता है उसकी भी डेडलाइंस होती हैं। अगर कोई टीम है, कोई टीम है, वो टिकट्स बनाती है, तो जब हम्म। हम डेवलपर टीम को साइन करते हैं तो उसमें भी डेडलाइन सेट की होती हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये होती है कि वो जो है ना, देखता है कि पूरी टीम प्रॉपर डेडलाइंस मीट कर रही है। अगर कोई डिले कर रहा है तो वो
किस बेसिस पे डिले हो रहा है। बिल्कुल, बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। मैं इसी एग्जाम्पल को लेकर आके चलता हूँ कि जैसे हम अगर हमारे पास हम सिर्फ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है उसके अंदर। फॉर इंस्टेंस अगर आपको एक एग्जाम को एस करना है और उस एग्जाम की एक स्पेसिफिक डेडलाइन है, फॉर इंस्टेंस अगले 2 हफ्ते के बाद एक एग्जाम होने वाला है, तो कोई भी एक प्रोजेक्ट हम इसको कंसिडर कर रहे हैं तो इस प्रोजेक्ट के लिए एक डेडलाइन होगी हमारे पास। कोई ना कोई हमारे पास प्रिपरेशन का मटेरियल होगा। उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड हमें कुछ ना कुछ काम करने होगा, हो सकता है उससे पहले हमें कोर्स वर्क कंप्लीट करना हो, वो उसके लिए असाइनमेंट्स हमें सबमिट करने हो, तो वो आपके को प्रोजेक्ट के आर्टिफैक्ट्स कहलाएंगे। और हम कुछ ना कुछ प्लानिंग करेंगे ताकि हम उस टेस्ट को अच्छी तरीके से एस कर पाए। अगर तो हमने ये प्लानिंग नहीं की या हमने लाउजी प्लानिंग की तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि हम जो है वो टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म ना कर पाए। सो यही चीज़ हम लोग दूसरी फील्ड्स के अंदर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हम लोग स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का मतलब ये है कि सॉफ्टवेयर को बनाने में जो भी प्लानिंग यूटिलाइज हो रही है, जो भी मेथड्स हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं लोगों को मैनेज करने के लिए, डेवलपर्स को मैनेज करने के लिए, डेडलाइंस को मैनेज करने के लिए, सॉफ्टवेयर को अंडरस्टैंड करने के लिए, वो तमाम चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं जिसका जिसका नाम है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब अगर कोई प्रोजेक्ट है तो हम ये कैसे डिटरमिन करेंगे कि वो सक्सेसफुल है या नहीं। इसके लिए हमें कुछ ना कुछ मैट्रिक्स तो हमारे पास होने चाहिए। और ये पता करना ज़रूरी क्यों है ये भी हम लोग देखेंगे। अ, इस स्लाइड के अंदर हम लोग बात कर रहे हैं कि ये ज़रूरी क्यों है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ज़रूरी क्यों है इटसेल्फ। तो हमने देखा कि लाइक यहाँ पे बुक के अंदर यूके गवर्नमेंट की बात हो रही थी और उस उन्होंने एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल दी कि ड्यूरिंग द टर्म 2.3 बिलियन डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट ने स्पेंड किए एंड लाइक ओनली 1.4 बिलियन ऑन रोड बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल देकर ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट कितने बड़े लेवल के ऊपर होगा। हम भी अपने पाकिस्तान के अंदर देखते हैं कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो ओवर स्पेंडिंग के अंदर चले जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स की अच्छी प्लानिंग नहीं होती तो वो इस वजह से फेल हो जाते हैं। कुछ लाइक बड़े फेमस हमारे पास गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं। अ, कोई भी आप गवर्नमेंट ले लें, उस गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स अच्छी तरीके से प्लान नहीं हो रहे होते और उसकी वजह से बहुत बहुत सारे लोग उससे इम्पैक्ट होते हैं और उनकी लाइव्स के अंदर अ, असर पड़ता है उसका। अच्छा, स्टैंडिश लाइक स्टैंडिश ग्रुप है, ये क्लेम करता है कि 1/3 ऑफ प्रोजेक्ट्स जो हैं सिर्फ वो कामयाब हो पाते हैं, 100% ऑन टाइम जाते हैं। 82% ऑफ द प्रोजेक्ट्स जो स्टार्ट होते हैं वो लेट हो जाते हैं। ये स्पेसिफिकली आईसीटी प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स की बात हो रही है, एंड 43% एक्सीड कर जाते हैं देर अपने बजट को। ये तमाम चीज़ें क्यों होती हैं, क्यों प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं, क्यों प्रोजेक्ट्स जो है वो वक्त पे कंप्लीट नहीं होते या उसके लिए हमें ज़्यादा फंडिंग्स की ज़रूरत होती है। ये तमाम चीज़ें इसी वजह से होती हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ठीक तरीके से नहीं की जाती और प्लानिंग ठीक तरीके से नहीं की जाती। बाकी इनके फेलियर्स के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं ये हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर स्टडी भी करते हैं और प्रॉपर प्लानिंग किस तरीके से होती है ये भी हम लोग देखते हैं। अगर हम किसी भी प्रोजेक्ट को डिफाइन करें तो उसकी डेफिनेशन हमने पहले भी देखी कि प्रोजेक्ट क्या होता है। बुकिश डेफिनेशन इसकी ये है कि एक यूनिक प्रोसेस जो कि सेट ऑफ कोऑर्डिनेटेड एंड कंट्रोल एक्टिविटीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज कॉम्प्रोमाइज करता हो और उसकी कोई स्टार्टिंग एंड फिनिश डेट्स हों यानी कि डेडलाइंस हों, और उसके लिए हमारे पास कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स, रिक्वायरमेंट्स और कंस्ट्रेंट्स हों। ये कंस्ट्रेंट्स कॉस्ट के भी हो सकते हैं और ये कंस्ट्रेंट्स रिसोर्सेज के भी हो सकते हैं।
जो जो प्रोजेक्ट है बाय डेफिनेशन ये रूटीन एक्टिविटीज यानी कि जॉब्स और एक्सप्लोरेशंस के कहीं सेंटर में आता है। जॉब्स का मतलब ये है कि कुछ वो टास्क जो कि हम लोग एक दफा रिपीटेटिवली करते हैं रोजाना के बुनियाद पे। एंड एक्सप्लोरेशन यानी कि हम कोई एक स्पेसिफिक कॉज के ऊपर लगे हुए हैं और हम लोग उसको डिटरमिन कर रहे हैं। तो इट्स समथिंग इन बिटवीन। एक प्रोजेक्ट की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं? एक करेक्ट कोई भी एक टास्क प्रोजेक्ट लाइक होता है अगर तो वो रूटीन एक्टिविटी ना हो, एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर हो, प्लान्ड हो, स्पेसिफिक टारगेट उसका हो, किसी कस्टमर के लिए किसी ग्रुप के लिए किया जा रहा हो, अ, और इसके ये तमाम करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि अ, ये डिटरमिन करते हैं कि ये एक प्रोजेक्ट है। Are software projects really different from other projects? ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि व्हाट कुड बी द डिफरेंस। हमने अभी देखा कि प्रोजेक्ट की डेफिनेशन क्या है, कौन कौन से डिफरेंट तरह के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो हाउ आर दे रियली डिफरेंट? सर आप क्वेश्चन रिपीट कर देंगे? क्वेश्चन मेरा ये है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स आम प्रोजेक्ट से किस तरीके से डिफरेंट होते हैं। स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है। सर आवाज आ रही है? यस मैम, आ रही है। ओके सर, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इस तरह से डिफरेंट हो सकता है। लाइक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में हम लोग वेबसाइट्स बनाते हैं, मोबाइल ऐप्स वगैरह या डेस्कटॉप एप्लीकेशंस वगैरह। लेकिन जो दूसरे हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं मेनली उनमें हम लोग लाइक कोई भी बिल्डिंग प्रोजेक्ट हो सकता है, रोड और कोई कुछ भी मतलब उसमें आ सकता है। लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में ये है, हम लोग वेबसाइट वगैरह बनाते हैं या मोबाइल ऐप की डेवलपमेंट करते हैं। बिल्कुल। हम कोई एक डिजिटल चीज के ऊपर काम कर रहे होते हैं मेनली, इस वजह से थोड़ी सी इनविजिबिलिटी होती है, चीजें इतनी ज्यादा टेंजिबल नहीं होती। जो हमारे आर्टिफैक्ट्स होते हैं मतलब वो डिजिटल फॉर्म्स के अंदर होते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के अंदर। देन हमारे पास एक मेथोडोलॉजी कहलाती है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जिसको हम लोग कहते हैं अजाइल मेथोडोलॉजी, जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल एंड कंफर्मिटी के साथ जो है वो काम कर रहे होते हैं ताकि हमारे जो भी प्रोसेसेस हैं वो वो एजाइल हों, वो ज़्यादा रिजिड ना हो। सो इस तरीके से थोड़ा सा डिफरेंस है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर एंड दूसरे प्रोजेक्ट्स की मैनेजमेंट के अंदर। जनरली सेम ही होता है। देन हम लोग बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट की एंड टेक्निकल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। तो प्रोजेक्ट जो हैं वो डिफरेंट तरह के हो सकते हैं। प्रोजेक्ट इन हाउस हम लोग अगर डेवलपर्स को हायर करें कोई भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, तो वो एक इन हाउस बिल्ट सॉफ्टवेयर होता है। इसके अंदर क्लाइंट्स और डेवलपर्स जो हैं वो सेम ऑर्गेनाइजेशन के होते हैं। हम एक प्रोजेक्ट का आउटसोर्स भी कर देते हैं, तो कर सकते हैं, जिसके अंदर इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक प्रोजेक्ट है, हमने उसके लिए डिफरेंट दूसरे रिसोर्सेज को आउटसाइड हायर किया या फिर एक पूरी कंपनी को दूसरा कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसको हम लोग इन इजी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टर्म्स आउटसोर्सिंग कहते हैं। एक प्रोजेक्ट मैनेजर वो बंदा होगा, इसका मतलब है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट्स को मैनेज करेगा इन अ क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन। और वो जितनी भी हमारी सप्लायर एंड सर्विसेज हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पूरे प्रोजेक्ट के अंदर जितनी भी रिसोर्सेज हैं उनको हैंडल कर रहा होगा। एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट के अंदर या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या एक्टिविटीज आती हैं, तो वो इस डायग्राम के अंदर आपको विजिबल है।
सबसे पहले हम लोग फीजिबिलिटी देखते हैं कि क्या प्रोजेक्ट अगर हम लोग कोई बना रहे हैं तो वो फीजिबल है कि नहीं है, उसको बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। देन हम लोग प्लान करते हैं कि हम किस तरीके से वो काम करेंगे। अच्छा, इससे पहले प्लानिंग फेज से पहले जो फीजिबिलिटी की स्टडी है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यहाँ पे मिस्टेक्स होती हैं, तो प्रोजेक्ट्स जो है वो फेल होते हैं। अगर तो हमने फीजिबिलिटी की सही तरीके से एनालाइज नहीं की, हमने फीजिबिलिटी स्टडी सही तरीके से नहीं की, तो हम उसके बाद प्लानिंग फेज के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टेक्स करेंगे। एंड देन जब प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन की बात आएगी, तो वहाँ पे वो प्रोजेक्ट हो सकता है बन ना पाए, या अगर वो प्रोजेक्ट बन गया तो वो प्रोजेक्ट उसका जो इंटेंटेड यूज है वो हो सकता है ना हो पाए। सो सबसे इम्पोर्टेंट फेज यहाँ पे फीजिबिलिटी की स्टडी करना होता है। आ, और हम ये देखते हैं इस फेज के अंदर कि क्या टेक्निकली एंड यूजेबिलिटी वाइज जो है वो इस्तेमाल हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। अच्छा, मैं यहाँ पे अभी रुकूंगा और आप लोगों से क्वेश्चन करूंगा कि अभी तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स, या फिर एक्टिविटीज कवर्ड बाय सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो आप लोग कर लें। यस मैम लारेब। सर, हम फिजिबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? मतलब कौन सी मेथोडोलॉजीज हैं जिससे हमें पता चले कि ये प्रोजेक्ट आगे चल के हमें डिजायर्ड आउटकम देगा और जो यूजर हमें रिक्वायरमेंट्स दे रहा है उसके हिसाब से वो काम करेगा? मतलब कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिससे हम फिजिबिलिटी को मालूम कर सकें? बिल्कुल, यहाँ पे बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंडर हम लोग स्टडी करते हैं, जो कि हमें हेल्प करती हैं कि हम लोग स्टडी कर सकें कि ये प्रोजेक्ट फीजिबल होगा कि नहीं होगा। जितने बाकी लोगों के क्वेश्चन हैं प्लीज़ आप लोग हैंड रेज कर लें, मैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को लूँगा। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई सॉफ्टवेयर है जो कि हम लोग बना रहे हैं पेट्रोल पंप्स के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए, हम लोग डिजिटल टूल बना रहे हैं ताकि लाइक टच स्क्रीन है, टच टच स्क्रीन के ऊपर जो है वो पेट हमारे जो पेट्रोल पंप्स हैं, हम उसकी मशीन्स बना रहे हैं। अगर हमने इसकी फिजिबिलिटी की स्टडी करनी है तो हम लोग देखेंगे कि ऑन द ग्राउंड एनवायरनमेंट किस तरीके का है, हमारे हार्डवेयर डिवाइस किस तरीके की है। ऑब्वियसली अगर हम लोग टच स्क्रीन वाले मशीन्स वहाँ पे बनाएंगे, वहाँ पे एक पूरा प्रोजेक्ट वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे, तो वो फेल हो जाएगा। वाई? बिकॉज ऑन द ग्राउंड सिचुएशन ये है कि उन लोगों के हाथ जो है वो ऑयली होंगे बहुत दफ़ा। वहां पे अगर हम लोग एलसीडी स्क्रीन्स लगाते हैं तो सिंस हम लोग अ, बाहर के एनवायरनमेंट के अंदर हैं जहाँ पे सनलाइट है, तो हो सकता है एलसीडी सही वर्क ना करें। इसी तरीके से जहाँ पे भी हम लोग उस प्रोजेक्ट को यूज करने वाले हैं, अब मैं पूरे डिफरेंट एक प्रोजेक्ट की बात करता हूँ। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई हमारे पास प्रोजेक्ट है जो कि फाइनेंस के बंदे यूज करते हैं, और हमने उस प्रोजेक्ट की क्रिएशन इस तरीके से की है कि वो सिर्फ हैवी टेक्निकल यूजर्स यूज कर पाए जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड हैं। यहाँ पे हमने उसके अंदर बहुत ज़्यादा टेक्निकल जार्गन्स यूज कर ली, हमने जो है वो ऐसी चीज़ें यूज कर ली जो कि उनसे रेलेवेंट नहीं है, तो वो लोग उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। हमने प्राइमरी स्कूल टीचर्स के लिए एक एलएमएस बनाया, लेकिन उसके अंदर वो तमाम फीचर्स नहीं डाले जो कि उनको रिक्वायर्ड हैं, बल्कि हमने डिफरेंट तरह के लाइक यूनिवर्सिटी टीचर्स के जो फीचर्स हैं वो हमने इंक्लूड कर दिया। तो ये तमाम हमारे पास बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हम लोग देखते हैं कि जो सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करने वाला है वो उसको कर भी पाएगा कि नहीं कर पाएगा। सिमिलरली फिजिबिलिटी की स्टडी के अंदर हम लोग ये भी देखते हैं कि कितनी कॉम्प्लेक्सिटी का प्रोजेक्ट है और इसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है। फॉर इंस्टेंस, एक प्रोजेक्ट है जो कि अ, हमें पता है कि इसको बनाने में कम से कम 6 महीने का टाइम हमें रिक्वायर्ड है, बट हमारे पास जो डेवलपर्स हैं वो बिजी हैं। हमारे पास 5 डेवलपर्स हैं, लेकिन पांचों डेवलपर्स किसी दूसरे प्रोजेक्ट के अंदर बिजी हैं। तो हम लोग उस टाइम पे ये देखेंगे कि क्या हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं
क्या हमें दूसरे डेवलपर्स को हायर करना पड़ेगा, या फिर हम अपने करंट डेवलपर्स की एक्टिविटीज को किस तरीके से मैनेज करें कि वो एफिशिएंटली दूसरे भी प्रोजेक्ट को देख लें, और जो हम लोग नया एक प्रोजेक्ट लेने वाले हैं वो भी देख लें। हम इस कोर्स के अंदर आगे इस तरीके से डिफरेंट एक्टिविटीज को देखेंगे कि हाउ अ प्रोजेक्ट मैनेजर मैनेजेस डिफरेंट प्रोजेक्ट सिमिल्टेनियसली, या फिर अगर एक प्रोजेक्ट है और उसकी कोई एक्टिविटी क्रैश कर रही है, यानी कि कोई एक्टिविटी जो है वो सही परफॉर्म नहीं हो रही, या फिर उस एक्टिविटी का डिले हो रहा है, तो हम लोग दूसरी एक्टिविटीज के टाइम को किस तरीके से कम कर सकते हैं या ज़्यादा कर सकते हैं, ताकि वो प्रोजेक्ट किसी एक एक्टिविटी के डिले होने के बाद भी ऑन टाइम डिलीवर हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें फीजिबिलिटी स्टडी के अंदर आती हैं, और उसके बाद प्लानिंग फेज के अंदर भी थोड़ी थोड़ी आती हैं, लाइक मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको मर्ज कर दिया है। सो आई होप दिस आंसर्स द क्वेश्चन। ये यही लाइक तमाम फीजिबिलिटी की जो कॉन्सेप्ट्स हैं पूरे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर हम लोग आगे स्टडी करने वाले हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट मैम सहरिश का क्वेश्चन है। जी सर, मेरा सवाल ये है कि ये जो कोर्स हम पढ़ रहे हैं ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, जो कोडिंग करते हैं, या फिर ये इन जनरल भी हेल्पफुल हो सकता है? फॉर एग्जांपल कोई एक इंसान किसी भी, जैसे कोई ब्रांड है, कोई क्लोथिंग ब्रांड है, आप आइडियाज ले लें या अलकरम या कुछ कुछ भी कोई भी, और या अल्फता ले लें, वहां पर वो मैनेजमेंट की एक जॉब करता है, उसके लिए भी ये कोर्स उतना ही फायदेमंद होगा या ये स्पेसिफिक है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए ही जो कोडिंग करते हैं? नंबर वन, ये कोडिंग करने वाले जो एग्जैक्ट डेवलपर्स हैं जो कि सिर्फ हम्म। प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, उनके लिए ये इतना यूजफुल नहीं होगा, सिवाय इसके कि वो प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर पाए। ये इवन दो इसका नाम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, बट दिस इज मेनली अबाउट कि हम प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से मैनेज करते हैं, हम लोगों को किस तरीके से मैनेज करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज को किस तरीके से मैनेज करते हैं। तो यस, दूसरे लोग जो कि डिफरेंट डोमेन से भी आ रहे हैं, अगर तो वो डिफरेंट ग्रुप्स को मैनेज कर रहे हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे हैं विद इन एनी प्रोजेक्ट, वो सॉफ्टवेयर का प्रोजेक्ट ना भी हो उनके लिए ये फायदेमंद होगा। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के डोमेन के अंदर वो लोग जो कि लाइक हमारी लोकल टर्म्स के अंदर एक कहलाती है एजेंसी, जो कि एजेंसीज को क्रिएट कर रहे हैं या स्टार्टअप्स को क्रिएट करना चाहते हैं, और टीम्स को मैनेज करना चाहते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना चाहते हैं, फ्रीलांसर्स जो होते हैं लाइक उनको डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना होता है, तो ये उन तमाम लोगों के लिए बड़ा यूजफुल होने वाला है। यानी ये किसी भी डोमेन में आप चले जाएं इस कोर्स को करके, देयर विल बी टूल्स जिनके बारे में हम पढ़ेंगे जो कि अक्रॉस द बोर्ड यूज हो सकते हैं। आप उन टूल्स का इस्तेमाल करके किसी भी डोमेन में जाके कोई भी प्रोजेक्ट मैनेज कर सकते हैं। यस, लेकिन फोकस इसके अंदर सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स के ऊपर होगा। ठीक है सर, दैट आई अंडरस्टैंड। क्योंकि जैसे ये लिखा हुआ था सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। लेकिन मेरा ये सवाल, थोड़ी सी कंफ्यूजन अभी भी है कि क्या इसमें सॉफ्टवेयर से रिलेटेड टूल्स के अलावा भी कोई जनरल टूल्स भी ऐसे हैं जो हम पढ़ेंगे जो हमें दूसरी डोमेन्स में भी फायदा दे सकें? वो टूल्स जनरल ही हैं, ज़्यादातर टूल्स जो हैं वो जनरल ही हैं, वो सॉफ्टवेयर के लिए स्पेसिफिक नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। हम्म, ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन है मैम सहरिश? नो सर, थैंक यू। आप हैंड रेस कर, हैंड जो है वो डाउन कर लें। जी सर। ओके, डन। सेट, तो हम लोग फिर नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आते हैं। यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ये हमने कल भी देखा था, अब आज हम इसको मजीद डिटेल के अंदर देख रहे हैं। लास्ट टाइम जो है हमने ये देखा था कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर ये कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिसके अंदर रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है, डिज़ाइन होती है, देन कोड एंड टेस्ट होता है, एंड फाइनली हम लोग इंस्टॉल करते हैं और एक्सेप्टेंस सपोर्ट देते हैं।
ये मॉडल ISO 12207 कहलाता है, बट दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट ये है कि इस इन तमाम फेजेस के अंदर, यानी कि रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, या डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं। एंड इट पार्शली आंसर्स द क्वेश्चन जो कि पहले यहाँ पे अभी किया भी गया था। तो रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग के अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कोई भी अगर प्रोजेक्ट हमारे पास आया है, तो उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमारी इंटेंशन क्या है। हम ये देखते हैं कि हम उन रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करते हैं, उनका एनालिसिस करते हैं कि वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इट मे बी कि हमें जो है वो एक LMS क्रिएट करना है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्रिएट करना है, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो स्टडी कर सकें, टीचर्स जो है वहाँ पे पढ़ा सकें, असाइनमेंट्स क्रिएट कर सकें। इट में भी हमें, जैसे हम हमारी ये जो एक सेशन हो रहा है, जूम के ऊपर सेशन हो रहा है, तो जूम का एक सॉफ्टवेयर बनाने से पहले भी एक इसी तरीके का जो है वो सेशन हुआ होगा, जिसके अंदर उन्होंने देखा होगा कि उनकी इंटेंशन क्या है। उनको एक वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बनाना था, जिसके अंदर मल्टीपल लोग जो है वो ज्वाइन कर सकें, और उसके अंदर चैट भी कर सकें, और माइक्स ओपन करके जो है बात कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस के अंदर आती हैं। देन हम लोग आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस करते हैं। लाइक ये बार बार हमारे पास ये फेजेस होते हैं, हम इसको बार बार करते हैं, और इसके अंदर अगर जो भी हमारे पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स हैं, उन्होंने डिफरेंट तरह की डायग्राम्स पढ़ी होंगी। यूज केस यहाँ पे डायग्राम बनती है, यहाँ पे सिस्टम डायग्राम्स बनती हैं। हम लोग बाकायदा जॉट डाउन करते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या जो है वो उसकी मैपिंग होगी सिस्टम के साथ, और किस तरीके से हम जो है वो इस अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो फुलफिल करेंगे। देन हमारे पास डिज़ाइन का फेज आता है, जिसके अंदर हम जो है वो आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं। देन हम लोग देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स जो है वो फुलफिल हो रही हैं इसके थ्रू कि नहीं हो रही। देन फिर हम लोग जब डिज़ाइन हमने कर लिया एक पूरा सिस्टम, ये पूरा सिस्टम पहले पेपर के ऊपर डिज़ाइन होता है। यहाँ पे अगर पेपर के ऊपर डिज़ाइन नहीं करते, दे आर जस्ट सॉफ्टवेयर जिसके अंदर हम डायग्राम्स बनाते हैं। वही चीज़ जो हम लोग पेपर के ऊपर कर रहे होते हैं, वही चीज़ हम लोग अ, उन उन टूल्स के ऊपर करते हैं। वही उसी तरीके के डायग्राम्स हम लोग बनाते हैं और इसको डॉक्यूमेंट करते हैं। वंस एक सॉफ्टवेयर की डॉक्यूमेंटेशन हो गई कि इसका सिस्टम के इन्स एंड आउट्स क्या होंगे, डेटा कहाँ से आएगा, कहाँ से जाएगा, कौन सा कौन सी मेथोडोलॉजी यूज होगी, कौन सी लैंग्वेज यूज होगी। जैसे हमारे पास डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस हैं, लाइक पाइथन है, हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है, जावा है। इसकी हम लोग सिलेक्शन करते हैं इस स्पेस के अंदर। हम ये सिलेक्शन करते हैं कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कितने लोगों के लिए बनाया जाएगा, कितनी इसकी टॉलरेंस होनी है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई एक प्रोजेक्ट है जो कि हम लोग इंटरनली एक कंपनी के अंदर लोगों के लिए बना रहे हैं, तो वो अलग तरीके से बनेगा बनस्बत उसके एक ऐसा हम लोग टूल बनाएं जो कि हम लोग पब्लिकली अवेलेबल करें। जो हम लोग इंटरनली कंपनी के अंदर अपने इस्तेमाल कर रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी अलग तरीके से मैनेज होगी, उसके सिक्योरिटी के अलग प्रोटोकॉल्स होंगे बनस्बत उसके जो कि पब्लिक फेसिंग हो। वो सॉफ्टवेयर जो कि हम लोग कंपनी के अंदर बना रहे हैं, उसकी सिस्टम डिज़ाइन पूरी बिल्कुल अलग तरीके से होगी। आ, उसके फॉल्ट टॉलरेंस बिल्कुल अलग तरीके से होगी बनस्बत उसके कि जो कि हमारे पास पब्लिक फेसिंग कोई सॉफ्टवेयर हो। तो ये तमाम डिसीजंस इन द इनिशियल फेज ऑफ सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होते हैं, और ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर लिए जा रहे होते हैं। देन वंस ये तमाम चीज़ें डन हो जाती हैं, देन हम लोग फिर उसको कोड करते हैं। ये कोड करना बहुत ही एक छोटा सा फेज होता है। एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर लोग समझते हैं कि कोडिंग इज
लाइक वेरी इम्पोर्टेंट फेज। बट अगर तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक अच्छे सिस्टम को डिज़ाइन करके ना दे, और उससे पहले एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर उस पूरे प्रोजेक्ट को प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन ना करे, तो डेवलपर इटसेल्फ बहुत ही यूजलेस होता है, वो ज़्यादा काम नहीं कर पाता। यस सर सज्जाद, आपका एक क्वेश्चन है। सर, अगर सारी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद भी प्रोजेक्ट एट द टाइम फेल हो जाए तो फिर क्या किया जाता है? आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा। मतलब एक प्रोजेक्ट हमने कोई करवाना है, जैसे किसी मीटिंग का या कोई भी, हम उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर रहे हैं लेकिन एट द टाइम कोई भी इशू आ जाता है या कोई प्रोजेक्ट मतलब फेल हो जाता है, तो एट द टाइम उस मेन मोमेंट पे क्या मतलब स्टेप लेते हैं? यस, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैम। तो ये भी चीज़ हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर स्टडी करते हैं कि अगर हमारे पास फॉर इंस्टेंस 5 एक्टिविटीज़ हैं किसी भी प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, और उसमें से एक्टिविटी 3 जो है वो फेल हो रही है, तो क्या हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं कि हम लोग कोई दूसरा काम करके प्रोजेक्ट को फिर भी रन कर लें। अगर हमारे पास एक्टिविटी फॉर इंस्टेंस पाँच पांच एक्टिविटीज में एक्टिविटी 3 बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो क्या हमें फिर भी उस एक्टिविटी वाले पाथवे को यूज़ करना चाहिए, या पे हम लोग ज़्यादा पैसे लगा के डिफरेंट राउट को यूज़ कर सकते हैं उसको बनाने के लिए। अगर हमारे पास, हम लोग कोशिश करते हैं सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के अंदर कि ये स्टडी करें कि अगर सॉफ्टवेयर फेल हो रहा है किसी भी वजह से, हम उसको हर तरह से मिनिमाइज करें। डिले आ रहा है, हम लोग ऑल्टरनेटिव पाथवेज यूज कर सकते हैं। कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको किसी ना किसी तरीके से अपनी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करके जो है वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लें। बट अगर फिर भी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पाता, देन इट इज़ वेरी बैड प्रोजेक्ट सेलिंग, कि हमने ये तमाम चीज़ें की और फिर भी प्रोजेक्ट फेल हो गया। दिस विल सर्व एज अ लर्निंग फॉर द फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। डज दैट आंसर द क्वेश्चन मैम? I think she's on mute. हाँ, आई थिंक दैट आंसर द क्वेश्चन। मैम आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर लें। जी, मेरा ये सवाल है कि प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या क्या जिम्मेदारियां हो सकती हैं। जहां तक मैंने अभी तक के लेक्चर से समझा है तो ही इज द प्लानर ऑफ द प्रोजेक्ट, कि हम्म, उसको जो वो इनिशियल जो इसका एक स्ट्रक्चर है, जो इब्तदाई ढांचा है, वो देता है प्रोजेक्ट मैनेजर। उसकी जिम्मेदारियों में और क्या क्या चीजें आती हैं? इसकी लाइक प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बिल्कुल एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म के अंदर हम आगे भी देखेंगे। बट यस, आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक मिला है कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो एक्चुअली प्लानर भी है और एग्जीक्यूटर भी है उस प्लान का। कि वो ये तमाम चीज़ें देखता है कि प्रोजेक्ट किस तरीके से चलाना है, एंड देन वो रिसोर्सेज को हैंडल करते हुए उस प्रोजेक्ट को चलाता भी है। और अगर कोई कोई कहीं पे फेलियर आ रहा हो या डिले आ रहा हो, तो उसको ऑन द स्पॉट हाईलाइट करके उसको फिक्स करता है। तो यस, आई थिंक यू आर गेटिंग इट। ओके, थैंक यू सर। विल मूव ऑन फ्रॉम हियर। ठीक है, देन हमारे पास कोडिंग फेज आता है जिसके अंदर हम लोग डिटेल डिजाइन के ऊपर स्टडी करते हैं। अगर कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है तो यहाँ पे क्लास डायग्राम बनती है, और इस फेज के ऊपर जो है वो ऑब्जेक्ट डायग्राम बनती है। हम लोग बहुत इन डिटेल देख रहे होते हैं कि कोई प्रोजेक्ट जो है वो किस किस तरीके से बन रहा होगा। देन वो कोडिंग एंड टेस्टिंग होती है, उसकी इंटीग्रेशन के ऊपर बात करते हैं हम लोग, किस तरीके से वो डिप्लॉय हो रहा होता है। देन हम लोग इन तमाम चीज़ों को लाइक टेस्टिंग कर रहे होते हैं मेनली, एंड देन उसको इन एक्चुअल कंडीशंस इंस्टॉल करते हैं, एंड देन उसकी सपोर्ट देते हैं।
हम लोग किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर्स को? वो यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन के ऊपर मौजूद है। देयर आर 3 क्लासिफिकेशंस सॉफ्टवेयर्स की अकॉर्डिंग टू द बुक। हमारे पास एक तरह के वॉलेंटरी सिस्टम्स होते हैं। इसका मतलब ये कि ऐसे सिस्टम्स जो कि लोग वॉलेंटरली यूज करें। अगर तो आपने उसके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा ना किया तो वो दे वुड जस्ट अबैंडन यूजिंग दिस। आ, इसकी एग्जाम्पल कंप्यूटर गेम्स हो सकते हैं। अगर तो आपने लाइक हमारी रिक्वायरमेंट्स है कि एक स्पेसिफिक टाइप का गेम बनाना है। लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ कौन सा गेम लें? सॉलिटेयर गेम ले लेते हैं, विंडोज़ का बड़ा फेमस गेम है। या फिर काउंटर स्ट्राइक ले लेते हैं। जो भी आप लोग गेम्स खेलते हैं, तो अगर तो आपने उसके अंदर रियल टाइम शूटिंग गेम है और अगर वो लैग कर रहा है बहुत ज़्यादा या आपके सिस्टम के ऊपर हैंग कर रहा है, तो यू वुड जस्ट नॉट प्ले इट बिकॉज इट वुडेंट बी फन फॉर यू। सो यू वुड अबांडन इट। इस तरह के प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग अलग तरह की प्लानिंग करते हैं बनस्बत वो जो कंपलसरी सिस्टम्स हों, जैसे कि ऑर्डर प्रोसेसिंग सिस्टम हो गया किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर, या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टिकट्स मैनेजमेंट सिस्टम्स होते हैं। टिकट्स मैनेजमेंट सिस्टम वो भी इटसेल्फ एक प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो अगर आप उस तरह का कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो वो इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई करते हैं एक वॉलंटरी सिस्टम को और एक कंपलसरी सिस्टम को। देन हमारे पास एक तरह के सिस्टम्स होते हैं जिसको हम लोग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स कहते हैं। वर्सेस हम इसकी कंपैरिजन कर सकते हैं एम्बेडेड सिस्टम्स के साथ। यानी कि कुछ सिस्टम्स जो कि जस्ट आपको इंफॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए बनाए गए हैं बनस्बत वो जो कि किसी डिवाइस के अंदर एम्बेडेड हो। देन हमारे पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड सिस्टम हो सकते हैं, प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम्स हो सकते हैं। लाइक दीज आर डिफरेंट क्लासिफिकेशंस, कैटेगराइजेशंस जो कि हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर लेकिन बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं होती। बट इट्स गुड कि हम लोग जो है वो इस तरीके से क्लासिफाई कर पाएं अपने प्रोजेक्ट्स को। अलर्ट। देन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर, स्टेक होल्डर्स मैनेजमेंट। हमें स्टेक होल्डर्स इनिशियल फेज के अंदर डिटरमिन करने होते हैं कि स्टेक होल्डर्स क्या, कौन कौन है इस सॉफ्टवेयर का। तो जो सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने वाले लोग हैं वो तमाम इसके स्टेक होल्डर्स होंगे। जो सीनियर मैनेजमेंट है वो किसी भी कंपनी की जहाँ पर सॉफ्टवेयर बन रहा है वो स्टेक होल्डर होगा। जो डेवलपर्स हैं जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो उसके स्टेक होल्डर्स होंगे। और हमारे पास मुख्तलिफ एक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट फेज के अंदर अपना अपना इन्फ्लुएंस दे रहे होते हैं। आई थिंक कि इस स्टेक होल्डर की डेफिनेशन मैं बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ। सो आई ओपन द फ्लोर फॉर यू गाइस कि स्टेक होल्डर्स को हम लोग किस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। वट हु डू यू थिंक अ स्टेक होल्डर इज फॉर अ प्रोजेक्ट? इन माय ओपिनियन स्टेक होल्डर वो तमाम एंटिटीज होती हैं जो प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होती हैं इन वन वे और द अदर। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट मैनेजर इज अ स्टेक होल्डर क्योंकि उसकी कुछ स्पेसिफिक जिम्मेदारियां हैं। उसके अलावा जो लोग उस प्रोजेक्ट पे डिफरेंट फेजेस के अंदर काम कर रहे होते हैं, जो ऐसे लोग जो कि उसको फाइनेंस या फंड कर रहे होते हैं उस प्रोजेक्ट को। इसके अलावा उन लोगों का भी इसमें एक स्टेक होता है जिनके लिए ये प्रोडक्ट डिजाइन की जा रही है, यानी एंड यूजर्स। तो ये सारे लोग जो कि किसी ना किसी तरह इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्टेड होते हैं, उन सबका इसमें कोई ना कोई स्टेक होता है। उन सब की जो उन सबको हमें देखना पड़ता है, उन सबको हमें मैनेज करना पड़ता है कि कहीं किसी के भी एंड पे कोई इशू ना आए। तो इन माय अंडरस्टैंडिंग स्टेक होल्डर्स का ये मतलब है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। बिल्कुल वेल डिफाइंड। और कोई इसके अंदर ऐड करना चाहता हो? स्टेक होल्डर्स क्या होता है?
आवाज़ आ रही मेरी? यस सर, आ रही है। ओके, सो स्टेक होल्डर्स लाइक वो सब लोग हो सकते हैं जो उस प्रोजेक्ट से किसी भी तरह रिलेट कर रहे हैं। लाइक अब एक प्रोडक्ट बन रही है तो उसको जिसने डेवलप करना है वो भी उसका स्टेक होल्डर होगा, जिसके लिए वो डेवलप हो रही है क्लाइंट, उस वो भी स्टेक होल्डर होगा। जो उसको यूज कर रहा है, लाइक अगर कोई गेम है, अगर वो उसको अगर खेलने वाले गेमर्स है तो वो भी स्टेक होल्डर होंगे। लाइक कोई भी अगर प्रोजेक्ट के साथ इसी तरह रिलेट कर रहा है तो वो उस प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर होगा। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। वेल डिफाइंड सर। और हमारे पास, क्योंकि आई नो कि इसको मज़ीद हम लोग डिटेल के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। स्टेक होल्डर्स जो है वो आइडेंटिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट फेज है किसी भी प्रोजेक्ट के लिए। अगर तो स्टेक होल्डर्स हम लोग सही तरीके से डिफाइन नहीं करते तो बहुत दफ़ा आउटसाइड इन्फ्लुएंस ऐसा आ भी जाता है जिसकी वजह से प्रोजेक्ट फेल हो जाते हैं। इसके अंदर सीनियर मैनेजमेंट किसी भी कंपनी की आ सकती है, या फिर ऐसे भी स्टेक होल्डर्स आ सकते हैं जो हमें लगता हो कि बिल्कुल भी कोई इन्फ्लुएंस नहीं रखते, बट एट द एंड हम लोग देखते हैं कि उन लाइक यूटिलाइज करने वाले ही वो लोग हैं सॉफ्टवेयर को। देन दे में से कि हमें ये सॉफ्टवेयर समझ में नहीं आ रहा, तो और अगर हमने उनके एडवाइजर से स्टार्टिंग के अंदर नहीं ली और हमने उनके लिए फीजिबल नहीं बनाया, देन वो प्रोजेक्ट जो है वो इतना यूजेबल नहीं होगा। सो यस, कोई और इसके अंदर मजीद एक्सप्लेन कर पाए? अस्सलाम वालेकुम जी। मैं थोड़ा सा अपना पॉइंट ऐड करना चाहूंगी इधर। यस मेनली मैम। स्टेक होल्डर्स वो लोग होते हैं जो डायरेक्टली अफेक्ट होते हैं आपकी प्रोजेक्ट की प्रोग्रेस से या उसके डाउनफॉल से। लाइक अगर आपका प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है, उसमें कोई इश्यूज आ रहे हैं, बग्स आ रहे हैं, उसकी वजह से जो कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा, और वो कॉस्ट जिसको पड़ेगी, जो बंदा उससे रिलेट कर रहा है, जो पर्सन, वो प्रोजेक्ट का स्टेक होल्डर होता है। जैसे इसमें अपर मैनेजमेंट भी आती है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनके प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं, तो अगर उस प्रोडक्ट में कोई डाउनफॉल आता है या यूजर्स उसको छोड़ के जाते हैं, तो उससे डायरेक्टली जो है वो उसकी जो कंपनी है, जो कंपनी की अपर मैनेजमेंट है, वो इफेक्ट होगी। या अगर आप किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्लाइंट ने उस पर इन्वेस्टमेंट की हुई है, क्लाइंट को उसकी वजह से जो नुकसान होगा, वो क्लाइंट जो है वो इसमें स्टेक होल्डर है। वेल सेड मैम। अच्छा सर, इसके अंदर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आ सकते हैं, गवर्नमेंट वगैरह, वो भी तो स्टेक होल्डर हो सकती है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, वो भी स्टेक होल्डर्स होंगे। जैसे मैम ने बड़ी लूजली इसको डिफाइन किया कि तमाम वो लोग जो कि उससे उसके पर इम्पैक्ट कर सकते हैं, तो वो तमाम लोग स्टेक होल्डर्स के अंदर आएंगे। इसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसीज, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज के थ्रू इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी भी जगह पे। तो कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर यस, वो स्टेक होल्डर्स होते हैं, हम उनको स्टेक होल्डर डिफाइन करके उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अपने प्रोजेक्ट्स को हैंडल करते हैं। फॉर इंस्टेंस मैं एग्जांपल भी दे सकता हूँ यहाँ पे। हमारे पास अगर हम लोग हेल्थ केयर की कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं और हम लोग गवर्नमेंट की पॉलिसीज को, गवर्नमेंट को एक स्टेक होल्डर रखते हुए उसकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को ना अपने खातिर के अंदर लेकर आए, उस तरीके से हम लोग डेटा को मैनेज ना करें, तो देन वो प्रोजेक्ट अगर बन भी जाए देन वो यूटिलाइज नहीं हो पाएगा उस जगह पे। सो लाइक डिफरेंट तरह की डेटा प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट लॉज हैं जो कि डिफरेंट रीजन्स के अंदर इम्प्लीमेंट होता है। फॉर इंस्टेंस अगर कोई लाइक गवर्नमेंट का डेटा है, तो कोई भी गवर्नमेंट अपना डेटा एंड अपने सिटीजन्स का डेटा उसी कंट्री के अंदर प्रोसेस करने को प्रेफर करती है। अगर एक एप्लीकेशन जो कि गवर्नमेंट लेवल के ऊपर बन रही है और उसके अंदर पाकिस्तानी सिटीजन्स का डेटा है, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का डेटा है, देन अलाउड नहीं होगा कि आप उसको प्रोसेस किसी भी ऐसी मशीन के अंदर ऊपर करें, कोई ऐसी क्लाउड सर्विस यूज़ करें जो आउटसाइड पाकिस्तान हो। यही तमाम चीज़ जो है वो सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है। हर कंट्री जो है वो अपने डेटा के हवाले से अपने सिटीजन्स की
इंफॉर्मेशन के हवाले से कॉशियस होता है, और हर कंट्री को होना भी चाहिए। तो यस। सो हमने अभी ये देखा कि स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं। स्टेक होल्डर्स जो है वो टीम के मेंबर्स भी हो सकते हैं, आउटसाइड द टीम भी हो सकते हैं, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकते हैं, विद इन द प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, और आउटसाइड द प्रोजेक्ट भी हो सकते हैं, जो कि उसके ऊपर अभी इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे लेकिन हो सकता है बाद में इन्फ्लुएंस कर रहे हों। तो स्टेक होल्डर की जो लूजली डिफाइंड डेफिनेशन है वो यही होगी कि हर स्टेक होल्डर जो है वो ऐसा पर्सन होगा जो कोई इन्फ्लुएंस रखता हो। मैं इसके ऊपर मजीद अभी जो क्वेश्चन है वो थोड़ी देर बाद लेता हूँ। हर स्टेक होल्डर के अपने गोल्स एंड कंसर्न्स होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट को लेकर, जो कि डिफरेंट हो सकते हैं एज अ प्रोजेक्ट ओवरऑल। फॉर इंस्टेंस सॉफ्टवेयर डेवलपर भी, जो मतलब सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो भी एक एक आइडेंटिफाइड स्टेक होल्डर हो सकता है। अगर हम कोई भी एक प्रोजेक्ट उसको कहें कि फॉर इंस्टेंस एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और हम उसको कह रहे हैं कि सी लैंग्वेज के ऊपर ये सिर्फ बनाना है, तो एज वी नो कि सी लैंग्वेज, दो इट इज़ वेरी फास्ट, इट इज़ वेरी लाइक कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज जो कि फास्ट होती है, मशीन लैंग्वेज से बहुत क्लोज है, तमाम चीज़ें बहुत अच्छी हैं, आप हर काम जो है वो सी लैंग्वेज में कर सकते हैं। बट उसकी डेवलपमेंट बहुत मुश्किल होती है, उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगता है, उसके अंदर एफर्ट ज़्यादा लगती है, उसकी बग्स को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और हम रिसोर्सेज को कह रहे हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ सी लैंग्वेज के अंदर ये प्रोजेक्ट बनाना है, देन हो सकता है आपको डेवलपर्स उस लैंग्वेज के ना मिलें। और हो सकता है कि अगर आपने ऐसी लैंग्वेज चूज कर ली जो कि उसके अंदर काम तो हो जाएगा बट वो इतना फीजिबल नहीं होगा, तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। जैसे पाइथन को कंसिडर किया जाता है कि ये इसके जो भी टूल्स हैं वो बैटरीज इंक्लूडेड होते हैं। पाइथन के अंदर अगर हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वो वेबसाइट प्रोटोटाइप्स के लिए बहुत अच्छी होती है, वो इसके अंदर क्विक डेवलपमेंट हो जाती है, कॉस्ट कम लगती है। बनस्बत वही वेबसाइट अगर हम लोग दूसरे इन्वायरमेंट के अंदर बनाएं, फॉर इंस्टेंस जावास्क्रिप्ट के अंदर या फिर पीएचपी के अंदर, तो वो पाइथन से ज़्यादा टाइम लेगी, पाइथन से उसके अंदर ज़्यादा बग्स मैनेजमेंट मुश्किल होगी, और उसके अंदर ज़्यादा टाइम लग सकता है, उसके अंदर डिफरेंट तरह के रिसोर्सेज लग सकते हैं, हो सकता है जो कि अवेलेबल कम हो मार्केट के अंदर। सो यस, ये तमाम चीज़ें जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट होती हैं स्पेसिफिकली फॉर स्टेक होल्डर मैनेजमेंट। हमारे पास अब लास्ट 5 मिनट्स हैं, वी कैन एंड इट हेयर, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था आज का वो बहुत पहले ही ओवर हो चुका था। हम लोग क्वेश्चंस ले सकते हैं और फिर इसके बाद एंड करेंगे। यस सर, सज्जाद। सर बेसिकली व्हाट इज पाइथन? पाइथन इट्स अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हमारे पास डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं, जो लैंग्वेजेस हैं, आप अपना फुल नेम यूटिलाइज कर लें या तो डिफरेंट नेम यूज कर लें ताकि आइडेंटिफिकेशन ईजी हो। डिफरेंट हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं सॉफ्टवेयर फिर डेवलपमेंट के अंदर, जो कि हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। स्टार्टिंग हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर हम हमारे पास डिफरेंट तरह की लैंग्वेज हैं। एक हमारे पास सी लैंग्वेज है, जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, पाइथन है। तो पाइथन इज द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर सॉफ्टवेयर बनते हैं। जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिसीजंस होते हैं कि हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूटिलाइज करते हैं अपने टास्क के लिए। डज दैट आंसर योर क्वेश्चन मैम? ओके सर। अच्छा, दूसरी सर ये मेरा एक मैडम और का नेम मोहम्मद इकबाल लिखा हुआ है, तो आप इसी नेम से जानना ज्वाइन किया करना, ठीक है? ओके ओके, जी एंड अपॉलजीज, मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था। यस मुश्तबा। सर मेरा एक जी जी मैम, आप कंप्लीट कर लें अपनी बात। सर कंपटीटर्स स्टेक होल्डर में इन्वॉल्व होते हैं कि नहीं?
कॉम्पिटिटर्स स्टेक होल्डर्स के अंदर आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते, डिटरमिन्स ऑन द प्रोजेक्ट। अगर तो कॉम्पिटिटर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं प्रोजेक्ट को देन यस, अगर तो नहीं करते तो नहीं। लाइक इट डिपेंड्स ऑन द मार्केट शेयर एंड द डायनामिक्स ऑफ द प्रोडक्ट वी आर क्रिएटिंग। तो ये हर प्रोजेक्ट के लिए अलग हम लोग स्टेक होल्डर्स को डिफाइन करते हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जिनको हमें वैल्यू देनी है। और अक्सर हम लोग कॉम्पिटिटर्स को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं दे रहे होते कि हम कॉम्पिटिटर्स की वजह से जो है वो अपने प्रोजेक्ट्स को जो है वो चेंज करें। सर मुश्तबा। ओके Sir, can you clarify the job description of a project manager? जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजर। हम लोग इसी के ऊपर आज स्टार्ट से बात कर रहे थे कि प्रोजेक्ट मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो हमने आज ये देखा कि ये तमाम चीज़ें करना, जैसे स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना, पूरे प्रोजेक्ट को प्लान करना, ये तमाम चीज़ें जो है वो प्रोजेक्ट मैनेजर कर रहा होता है। यस And one more thing, will we be getting any certificate of the course that we're taking right now? सर हाफिज सामा। Sorry? सर हाफिज सामा आप इसका आंसर कर सकते हैं रिगार्डिंग सर्टिफिकेट। Okay. Thank you, sir. अलर्ट, सो मैं ही इसका आंसर कर देता हूँ। तो हमारे पास यूजुअली, मैम रुकैया आप आंसर कर रही हैं इसका? नहीं, आप करें, मैं एक्चुअल में कुछ और बताना चाह रही थी, आप करें। यू वर नॉट ऑडिबल। You can continue first. तो यूजुअली हम लोग सर्टिफिकेट जो है वो अटेंडेंस के ऊपर नहीं दे रहे होते। हाउएवर इस बूट कैंप के अंदर स्पेशली ये है कि हमारे पास एक कैश प्राइज है, दैट दैट वुड बी कंसिडर्ड एज अ लाइक प्राइज। यूजुअली जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये इंफॉर्मेशन है जो कि हम लोग डिलीवर कर रहे हैं। यू डू नॉट नीड एनी सर्टिफिकेट जो कि आप जो है वो यूज़ कर सकें इसके लिए, किसी भी जॉब वगैरह के लिए। यू जस्ट नीड द इंफॉर्मेशन। And lastly, sir, I just want to know, does demography come in these in the project management as well? Demography, what do you mean by demography? Like in a specific on like specific people like ages and you know some class or someone some specific race. Does it come in project management as well हम to लोग manage डेमोग्राफी these के अंदर people? ये देख रहे होते हैं, हमारे पास टाइम जो है वो ओवर हो चुका है, जस्ट मैं इसका शॉर्ट आंसर करूं कि हम लोग डेमोग्राफी के अंदर जस्ट ये देख रहे होते हैं कि सॉफ्टवेयर हम लोग बना किस किस कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए रहे हैं। फॉर इंस्टेंस हम लोग ये ज़रूर डिफाइन करेंगे कि कौन इस सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज करने वाला है। इट कैन बी चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 18 और इट कैन बी प्रोफेशनल्स। तो हम लोग हर अलग डेमोग्राफिक सेक्टर के लिए अलग थिंकिंग से सोचते हैं और प्रोजेक्ट बनाते हैं। सॉरी मैम सबा अकरम, आई वोंट बी एबल टू टेक योर क्वेश्चन। वी कैन हैव इट इन द नेक्स्ट सेशन, अदरवाइज like you can ask the question offline. ओके, मैं लास्ट में बस एक चीज़ ये ऐड करना चाहूँगी कि हमने जो भी आज के लेक्चर में सीखा या जो कल हमने पढ़ा, जो भी सीखा, आप लोग खुद भी थोड़ी उस पर R&D करें और मे बी आपके मज़ीद कुछ क्वेश्चंस हों जो आप लोगों को भी अब जब तक आप खुद से टॉपिक को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे या खुद से उसको अपने रियल वर्ल्ड में सिनेरियोज नहीं सोचेंगे तो शायद आपको उस तरह से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी कोर्स की। दूसरा थोड़ा सा मैं समराइज कर देती हूँ, कल और आज के लेक्चर में एक्चुअल में हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को अंडरस्टैंड किया है कि वो क्या है
और प्रोजेक्ट मैनेजर का एक्चुअल में रोल क्या है, और वो रोल किस किस तरह से किस किस चीज पे इफेक्ट होता है। तो आप लोग इन चीजों पे भी थोड़ी सी R&D करके लेके आए, मेरा ये सजेशन है। जब तक आप खुद लर्न नहीं करेंगे, आप लोगों को शायद उस तरह से इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब नहीं होगी। दैट्स इट, थैंक यू। Moderators, you may end the session.